जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी अभिजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं निम्बस न्यूज़ के साथ लाइव न्यूज़ अभी तक मीडिया हाउस। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। इत्तेफाक की बात है कि तमिलनाडु की टीम जो है यहाँ पे आज बीजेपी की तमिलनाडु की टीम यहाँ पे आई है, और हमारे सामने बैठे हुए हैं टीएस चितरंजन दास, जो कि मंडल अध्यक्ष हैं। और जो बीजेपी तमिलनाडु में देखते हैं वो गवर्नमेंट रिलेशन सेल को देखते हैं। और हमारे जो दूसरे हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं जिनसे मुखातिब आपको कर रहे हैं, इनका नाम है विजय शंकर त्रिपाठी जी, जिनको आचार्य विजय जी भी कहा जाता है। ये फाउंडर हैं पूर्ण पीठम वाराणसी के। तो इनसे हम कुछ भारत के कुछ दार्शनिक बातों पे भी बात करेंगे गुरु जी से, और जो बीजेपी के चितरंजन दास जी हैं इनसे भी बात करेंगे पॉलिटिक्स को लेते हुए, समाज की तत्कालीन परिस्थिति, राजनीति को लेते हुए। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है सर, कि जो आप लोगों ने अपनी कीमती समय में से हमारे चैनल को समय दिया और तमिलनाडु से बनारस आए हैं, उसके लिए वेलकम है बनारस में आप लोगों का। चितरंजन सर, सबसे पहले आपसे कि आप अपना पूरा परिचय हमारे चैनल को बताएं। सबसे बड़ी बात ये दर्शक करना चाहूँगा कि थोड़ी सी हिंदी की प्रॉब्लम है, तो सर जहाँ पे आपको न समझ में आए उसको आप रिपीट कर लीजिएगा सवाल हमसे, हम फिर बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे चैनल। मेरा नाम चित्तरंजन है। हमारा मेंटर मिस्टर डॉक्टर अखिलेश जी बुलाया मुझे इधर। मैं मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन करने के लिए आया हूँ। आज सवेरे आया हूँ। सर ये तमिलनाडु में जो है आप बीजेपी में कौन सा विंग्स देखते हैं, और आपका वहाँ पे कार्य क्या है पार्टी बेस? बीजेपी अच्छा डेवलप हो रहा है वहाँ पे। 10 सीट मिलेगा हमको वहाँ पे। आप वहाँ पे कौन सी डिपार्टमेंट बीजेपी का देख रहे हैं? जैसे कि आपका गवर्नमेंट रिलेशनशिप सेल्स है, तो उसमें क्या काम होते हैं, आप उसको क्या देखते हैं? गवर्नमेंट रिलेशन में हम सब कॉरपोरेशन के लिए कर रहा हूँ सब काम कर रहा है। तमिलनाडु में फुल हमारा सेल है। गवर्नमेंट के लिए ये कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ मदद करता हूँ। बीजेपी अच्छी तरह काम कर सकता है वहाँ पे। हम अपने दूसरे गेस्ट आचार्य विजय सर से बात करेंगे, और जो कि गुरु जी भी हैं, और ये जो है पूर्ण पीठम चलाते। सर अपना परिचय दें, इसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करें। हाँ, मेरा नाम विजय शंकर त्रिपाठी है, और यहाँ काशी में चूँकि काशी हमेशा से जो है अध्यात्म की राजधानी रही है, तो हम लोगों ने एक पूर्ण पीठम नाम से संस्था शुरू किया है, जिसमें श्री विद्या के ऊपर और अध्यात्म के ऊपर साधनात्मक पहलुओं पर काम किया जाता है। और इससे लगा हुआ एक जो है श्री विद्या कल्पलता गुरुकुलम की स्थापना की गई है, जहाँ पे कुछ बच्चों को लेकर संस्कृत की शिक्षा, वेदों की शिक्षा और आगम की शिक्षा इसको देने का प्रयास किया जा रहा है। मानना यह है इसके पीछे कि अगर हमको सनातन परंपरा को जीवित रखना है, सुदृढ़ रखना है, तो हमें 2 चीज़ों को करना अति आवश्यक है। पहला मंदिर इकोसिस्टम को रिवाइव करना, और दूसरा गुरुकुल परंपरा को रिवाइव करना। जब तक हम लोग गुरुकुल परंपरा को नहीं रिवाइव करेंगे, तो मंदिर को भी जो है जो उसको कंटेंट चाहिए होगा वो कंटेंट ही नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए गुरुकुल मंदिर के रिवाइवल से भी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि यहाँ से वो लोग ट्रेंड होके जाएं जो मंदिर की परंपरा को सुरक्षित रख सकें, मजबूत रख सकें और आगे बढ़ा सकें। तो इसी को उद्देश्य में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने जो है गुरुकुल और ये पूर्ण पीठम का कार्य शुरू किया है। और इसमें थोड़ा सा ये वोकेशनल ट्रेनिंग जैसा भी, जैसे कि ज्योतिष का, कर्मकांड का, वास्तु का, ये सब का भी काम जो है बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये एक छोटे स्तर का प्रयास हम लोगों का है। आशीष जी, ये तो मैं बोल गया अपना परिचय देने में, लेकिन सबसे पहले जो है, इसके पहले मैं देना क्या चाहता था आपको, आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मैं अपना प्रणाम करना चाहता हूँ, और आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये अवसर दिया इस तरह का, जहाँ पर कि हम लोग जो है अपने बारे में, अपने द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में कुछ जो है लोगों को बता सकें। तो सर ये आपका बनारस में कहाँ सेंटर है? ये सेंटर जो है रविदास पार्क के पास में है हमारा, N1/118 करके। ये डालमिया कंपाउंड है, डालमिया की कोठी हुआ करती थी, उसमें अभी जो है लिटिल फ्लावर स्कूल करके चलता है, तो उसी की एरिया में जो है एक बिल्डिंग है, और वहीं पे ये चीज़ चल रही है। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं चितरंजन सर। सबसे पहले अगर देखा जाए तो
हमारे यहाँ जो भारत में इसमें जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, पार्लियामेंट्री जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें देखा जाए तो भारत दो भागों में बँट गया है। एक कह सकते हैं कि एनडीए जिसमें बीजेपी है, एक कह सकते हैं इंडी गठबंधन इंडिया जिसमें कांग्रेस लीड कर रही है, इधर बीजेपी लीड कर रही है। तो सबसे पहले जो कि आप बीजेपी से हैं, तो मेरा सवाल आपका कांग्रेस से रहेगा। आप कांग्रेस की ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो आपको लगता है कि ये भारत में लागू नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये एक तरीके से भारत के सनातन चीज़ों को विपरीत काम कर रही है? सरल लैंग्वेज में समझ में आ रहा है सर ने मैंने क्या सवाल किया? मैं क्या कांग्रेस इंडी अलायंस ने ये पहला सेकुलर और ये गलत है, सेकुलरिज्म से गलत है। हम सब एक ही है, एक ही भारत है। ये बताता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया ऐसा बताता है। डीएमके आल्सो कह रहा है द्राविडन मॉडल ऐसा गलत है। एनडीए ऐसा नहीं है, या सबका विकास, एक ही विकास सबका विकास है ना, ऐसा बोला। या मोदी का सरकार अच्छा कर रहा है काम, मुझे बहुत पसंद है मोदी जी को। गुरु जी आपसे सवाल है कि भारत की ऐसी तत्कालीन परिस्थिति, राजनीति पे, परिदृश्य पे अगर दृष्टिपात किया जाए, दृष्टिकोण रखा जाए, तो ऐसा क्या लगता है कि आपको कि क्या भारत 2014 के पहले कुछ और था और 14 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद कुछ और हुआ? उसमें आपको बदलाव क्या दिखता है, मूलभूत आमूलचूल परिवर्तन क्या दिखता है? वो आपका इसका जवाब आपके प्रश्न में ही हो गया है। आपने भारत का प्रयोग किया, उसके पहले ये इंडिया हुआ करता था, है ना। तो इंडिया होने का मतलब कि एक कॉलोनियल माइंडसेट हमारे ऊपर हावी हुआ करता था, है ना। अब ये हम लोग कॉलोनियलिटी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भारत है वास्तव में, जो भारत की आत्मा थी, जो सनातन था, यहाँ की मिट्टी का जो संस्कार था, यहाँ की मिट्टी की जो खुशबू है, वो अब धीरे धीरे वो सामने आना शुरू कर रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये उत्साह पब्लिक का बना रहा तो शायद आने वाले 5 सालों में ये पूरी तरह से भारत हो जाएगा। और भारत का मतलब भा माने होता है प्रकाश, प्रकाश में रत रहने वाला। ये इफल्जेंस है, ये देश नहीं है, ये इफल्जेंस है। इसके अंदर रिफ्लेक्सिविटी है, इसके अंदर ल्यूमिनासिटी है। तो ये एक बहुत ही विचित्र तरह की धरती है और ये अपनी ग्लोरी को जिस समय रिक्लेम करेगी तो उस समय दुनिया का कोई देश इसके सामने रहेगा नहीं। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है 14 से, और अभी 19 के बाद से इसने थोड़ा और स्पीड पकड़ा है। और मैं समझता हूँ कि 24 के बाद ये फुल स्विंग में आ जाएगा और 29 तक ये पूरी तरह से भारत बन जाएगा, जहाँ पर कि कॉलोनियलिटी का कोई ट्रेस नहीं रहेगा। हम कॉलोनियल हैंगओवर से पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। गुरुजी, लेकिन एक आचार्य जी, एक सवाल ये उत्पन्न होता है जनमानस की तरफ से कि जिस हिसाब से हम लोग एक भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, एक सनातन राष्ट्र की बात कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पे ये भी नहीं है कि यहाँ पे जहाँ पे 43 करोड़ या 40 मान लेते हैं या 43 मान लेते हैं, एक दूसरी कम्युनिटी रहती है, वहाँ पे हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो क्या ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम एक वर्ग विशेष के खिलाफ जा रहे हैं? देखिए, हम नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, है ना। तो नॉन पॉलिटिकल आदमी जो है ना, वो पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए कुछ नहीं बोलता है। तो हम जो भी बोलेंगे वो पॉलिटिकली हो सकता है कि इनकरेक्ट हो, है ना। वास्तव में ये सनातन देश है। ये देश, जैसा लोग कहते हैं कि 1947 के बाद बना, संविधान के बना, ऐसा नहीं है। ये बहुत प्राचीन देश है। यहाँ की संस्कृति है, सभ्यता है। राम यहाँ पे आए, कृष्ण यहाँ पे आए, बुद्ध यहाँ पे आए। तो ऐसा नहीं कि ये कुछ बड़े बड़े नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस देश को बनाया, जैसा लोग कहते हैं ना कि लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। उसके पहले ये कुछ था ही नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं थी इसकी। इट हैज़ ग्रैंड हिस्ट्री, है ना। तो आपका प्रश्न ही मैं भूल गया, एक बार फिर से आप रिपीट करें। 2014 के भारत और 2014 के मतलब पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत, दूसरा कि ऐसा नहीं लगता जहाँ पे 43 करोड़। मुझे याद आ गया। हाँ, तो सवाल ये है कि ये जो देश था एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। ये एक जोग्राफी नहीं है, एक टोपोग्राफी नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल इसकी रूट्स इसकी सिविलाइजेशन में बसी हुई है। तो उस सिविलाइजेशन को मानने में क्या दिक्कत है? ठीक भाई, आप कहीं से बाहर से आ गए, आप कहीं बाहर से आ गए, लेकिन इस मिट्टी की जो ओरिजिनल सिविलाइजेशन है वो क्या गायब हो जाएगी? इसका मतलब उसका कोई मतलब कि कैनवास में कोई प्लेस ही नहीं होगा।
it has to be a dominant theme. इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ ठीक है, आप आ गए, आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन यू कैन नॉट क्लेम इट। अगर आप यही कहते हैं तो दो कौमी नज़रिए पे जब देश का बंटवारा हुआ, उन तमाम सारे लोगों ने जब ये कहा कि नहीं भाई ये दो कौमें हैं और एक साथ रह नहीं सकती, इनके कल्चर में इतना डिफरेंस है और इसलिए हमको बंटवारा चाहिए, तो जब बंटवारा कर लिए, पॉपुलेशन के आधार पे लैंड मास आपको दे दिया गया, तो उसके बाद आपका क्लेम तो नहीं बनता। ये हमारी उदारता है, हाँ, हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हाँ, कि हमने आपको रहने दिया। तो भाई उस पोर्शन को जो मतलब पॉपुलेशन के रेशियो में जो लैंड मास आपको अलॉट कर दिया गया, फिर आपका कोई क्लेम तो नहीं बनता ना। आप एक गेस्ट की तरह से रहिए, ठीक है भाई, आप परिवार में है, रहिए, जैसे सब लोग हैं वैसे रहिए, लेकिन अब आप हर चीज़ पे क्लेम करेंगे कि हमको अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए, हमको रिजर्वेशन चाहिए, हमको अलग से जो है वो सब कुछ चाहिए, हमारा जो ट्रेडिशन है वो हम सड़क पे कुछ करने लगेंगे, हम कहीं पे पब्लिक प्लेस में करने लगेंगे, हम किसी भी बिल्डिंग को कह देंगे कि ये हमारी है तो हमारी हो गई, हैं? आपके मंदिर जो है वो आपके नहीं हैं, हमने कह दिया कि नहीं भाई नहीं है, तो ये तुष्टीकरण तो नहीं चलेगा ना। आखिर ये हिस्ट्री को रीराइट करना ही पड़ेगा, और वट एवर रॉन्ग हैज़ बिन डन थ्रू दिस कॉन्स्पिक्यूअस हिस्ट्री, उसको तो हमको करेक्ट करना पड़ेगा। वी विल हैव टू बी ऑनेस्ट कि हमारी कमिंग जनरेशन, क्योंकि अब हम फैक्ट्स को छिपा नहीं सकते हैं। अगर आज तक आपने छिपा के रखा था तो यू विल हैव टू एक्सेप्ट कि अब नो मोर, इनफ इज़ इनफ। आज सोशल मीडिया का इतना डोमिनेंस है, इतना बड़ा रोल हो गया है कि यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग, है ना। अब तो सीधे सीधे सब लोग आर्काइव्स को रेफ़र कर ले रहे हैं भाई, तो क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसी सूरत में आपको हकीकत पे आना पड़ेगा, और हकीकत यही है कि ये हिंदुओं का देश रहा है, हिंदुओं का राष्ट्र है। बावजूद उसके हमने जो है आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अपना एक बाजू दाहिना एक बाजू बायां काट के दे दिया कि जाओ भाई खुश रहो। और क्या खुश रह रहे हैं ये आप देख सकते हैं। आज यहाँ पे जो लोग जितना खुश हैं, पाकिस्तान में आटे की लाइन लगा लगा के परेशान है, आटा नहीं मिल रहा है ना। तो नतीजा वहाँ का भी सामने दिख रहा है, यहाँ का भी दिख रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है इस बिंदु। चित्रंजन सर, अगर देखा जाए तो एक कहा जाता है कि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी है, वो नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, उत्तर भारत की, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं काशी में, और हिंदी भाषी क्षेत्र जहाँ हिंदी बोला जाता है वहाँ की पार्टी है। और इस बार अलग से देखा गया है मोदी जी को कि चित्रंजन सर, अगर देखा गया है कि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी है, कहा जाता है कि ये नॉर्थ इंडिया इन द सेंस कि जहाँ पे हिंदी बोला जाता है वहाँ की पार्टी है। और इस बार एक नया चीज़ देखा गया है बीजेपी में कि मोदी जी ने जनवरी लास्ट से, जब से उन्होंने रामलला अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा किया, साउथ में उन्होंने बहुत समय दिया। पहले मैं अपने दर्शकों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया है कि साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, ये ऐसा कुछ नहीं है। भारत एक है, इंडिया एक है। लेकिन जो कि ये सर तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, वहाँ के रहते हैं, इसलिए मैं अपने दर्शकों को इजी करने के लिए मैं साउथ इंडिया का शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन इस शब्दों पे ध्यान न दिया जाए। भारत एक है सर। तो इस बार देखा गया है कि अगर वो जो तमिलनाडु गए या दक्षिण भारत में जो राज्यों में उन्होंने घूमा, वहाँ पे खूब घूमा, मंदिर गए, पूजा किए, रामेश्वरम गए और भी हैदराबाद के मंदिर में गए, तो ऐसा क्या लगता है कि वहाँ पे बीजेपी इस बार कुछ अधिक सीटें लाएंगी, या कितनी सीटें ला सकती है? एनडीए को वो टक्कर दे रही हैं, और अगर इंडिया गठबंधन से क्या वहाँ की जो लोकल पार्टियाँ वो गठबंधन की है, वो कितना प्रभाव डालेंगी? एनडीए बहुत टक्कर दे दिए है तमिलनाडु में। ये राम मंदिर के लिए बहुत अप्रिसिएशन हुआ, वोटर्स काउंट्स बहुत परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है ये इलेक्शन में। हमारा अप्रैल 19 में चला हुआ इलेक्शन, अच्छी तरह बीजेपी बहुत टक्कर दे दिया डीएमके सबको। 10 सीट ज़रूर मिलेगा हमको। अच्छा, जो वहाँ पे सर लोकल इस समय सरकार है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है, वो भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस की ही एक तरीके से पॉलिसी कहिए या उनकी फ़िलॉसफी पे चले, जैसे वहाँ भी तुष्टीकरण कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम केरला की बात कर लें आपके बगल में, तो वहाँ पे वहाँ के खुद सीएम बोले हैं कि अगर यही स्थिति रही तो बहुत जल्दी लव जिहाद वो जिहाद में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ के सीएम ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ।
तो क्या ऐसा नहीं लगता कि वहाँ भी तमिलनाडु में भी धीरे धीरे एक कम्युनिटी हावी होती जा रही है जिहाद के नाम पे या एक धर्म के नाम पे, और उसको प्रश्रय आपकी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है? ऐसा कर रहा है, डीएमके ऐसा कर रहा है। हम बीजेपी वालों को हम सब एंटी पॉलिसी में हूँ। ये जिगादी सब एंटरटेन कर रहा है। चलिए हैदराबाद के तेलंगाना की बात कर लेते हैं सर। ओवैसी को आप कैसे देखते हैं? ओवैसी क्या है भारत के लिए? क्या वो एक नासूर है? क्या एक ऐसा व्यक्ति है जिसका अभी ही फन कुचल देना चाहिए, स्नैक की खोल कुचल? और ओवैसी कितना मुसलमानों को प्रभावित करके एक दूसरा भारत की बात कर रहा है, वो एक तरीके से देखा जाए तो कैसे बात कर रहा है? कांग्रेस वाला सब मुसलमान को सपोर्ट कर रहा है। 80% हम हिंदू है, हिंदुस्तान भी हिंदू है, मगर हिंदू को सपोर्ट नहीं कर सकता है डीएमके। इंडिया अलायंस हिंदू को सपोर्ट ना कर सकता है। बीजेपी सिर्फ बीजेपी एक ही है, हम सबको हिंदू को बचाता है, नहीं तो हिंदू राष्ट्र नहीं बना देगा। यही है सर। आचार्य सर, अगर शिक्षा को ले लें हम, जैसे कि आप गुरुकुल पे काम भी कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा कि जो आप कर रहे हैं वो भारत को पुरातन सभ्यता की तरफ, वैदिक कल्चर की तरफ लेके जा रहे हैं? क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है या जो इस समय तत्काल चल रही है वो हाई टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, एचडी पे काम कर रही है और डिजिटल पे काम कर रही है। लेकिन जो आप गुरुकुल पद्धति ला रहे हैं ये हमको फिर से वशिष्ठ ऋषि की तरफ पहुंचा देगा और आपके घोर अंगिरस की तरफ लेके चला जाएगा। ऐसी नहीं लगता सर कि आपका कहीं ना कहीं एक हाथ में टैबलेट हो और दूसरे हाथ में गीता या संस्कृत बुक हो? आपका प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है, और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम कहते हैं कि हम वैदिक एज में जा रहे हैं तो उसको लोग पता नहीं क्यों सिनोनिम मान लेते हैं अवैज्ञानिक होने का, जबकि वेदों का जो विज्ञान है वो आज जिस स्तर पर विज्ञान पहुंचा है उससे कहीं सुपीरियर विज्ञान है। आज पूरा आपका जो है नासा लग के जिन मतलब कि गैलेक्सीज़ में ग्रहों की और उनकी तारामंडल की स्थितियों का अध्ययन बहुत बड़ी टीम मिल के करती है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, ऑपरेटर्स लगते हैं। उन ग्रहों की एग्जैक्ट लोकेशन उस समय में उन ऋषियों ने बैठ के दे दिया और उसको जो पंचांग में लिख दिया वो आज भी वो टैली कर रहा है ना। आज भी जब वो बताएंगे कि इस समय सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, तभी लगता है। आज भी जब वो बताते हैं कि इस समय जो है ज्वार भाटा आएगा तो उसी समय आता है, हमारी तिथि के हिसाब से चलता है, वो किसी डेट के हिसाब से नहीं चलता है, हमारी तिथि के हिसाब से चलता है। तो हमारा विज्ञान कितना आगे था। और ये तो चूँकि बहुत मासेस में जाने वाला मैसेज है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का रहता तो मैं इसमें कुछ करता। लेकिन हमारा जो मंत्र विज्ञान है आशीष जी, उसमें एक ख़ास बात है कि कहते हैं मंत्राणाम मातृका देवी, मातृकाओं से बना होता है, और एक एक मातृका के उच्चारण से किस तरह की रश्मियाँ उत्पन्न होती हैं, किस तरह की वेव्स वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और उन वाइब्रेशन से किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बनता है, ये सारा का सारा हमारे मंत्रों में निहित है। तो जितना ये फिजिकल लेवल पे करने के, फिजिकल की रूट में जो है वो ट्रांस फिजिकल एंटिटी है, और हम ट्रांस फिजिकल के थ्रू फिजिकल में चेंज लाते थे। और आज विज्ञान उस तरफ पिछले 50 सालों में काफ़ी गया है, जहाँ की फिजिक्स के पीछे क्वांटम फिजिक्स आ गया। हालांकि दोनों में काफ़ी फ़र्क है, दोनों के रूल्स एक दूसरे से कभी कभी बहुत विपरीत भी जाते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स अगर नहीं होगा तो फिजिक्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। और क्वांटम फिजिक्स के लॉज जो हैं वो एक दूसरे लेवल पे ऑपरेट करते हैं, बड़े सूक्ष्म में ऑपरेट करते हैं। गुरुजी, इस पर एक सवाल जी कर रहा है, सॉरी मैं रुक रहा हूँ। अगर हम लोग देखा जाए वैदिक कल्चर की आप बात करें, वेदों की बात करें, वैदिक कल्चर की बात करें, लेकिन अगर हम इंडस सिविलाइजेशन की तरफ चलते हैं तो वैदिक कल्चर आपके एक तरह से ग्रामीण सभ्यता थी, रूरल सभ्यता थी। लेकिन अगर सिविलाइजेशन की बात करें, हम सिंधु इंडस सिविलाइजेशन कर रहे हैं, तो वो शहरी सभ्यता थी। तो क्या आपको लगता है कि हमारा साइंस वेदों से मिला और जो हमारे सिविलाइजेशन थी इंडस के,
जैसे कि लोथल में मिले, कालीबंगा में मिले और पंजाब में हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मिले, जी राखीगढ़ी में। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि वो पीछे थे, यानी वो जो था सिंधु सभ्यता था वो पीछे था और वैदिक कल्चर वाले ग्रामीण होते हुए बहुत आगे थे साइंस में? हाँ, एक्चुअली देखिए बेस अपने यहाँ जो माना जाता है तो वेद से ही सारा ज्ञान की परंपरा, वेद का मतलब ही ज्ञान होता है, वेद का मतलब ही ज्ञान है, मतलब सम टोटल ऑफ द नॉलेज वही वेद हो गया। तो अब उसमें से जिसको जितना छांटते बना, जितना उसका प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करते बना, उतना उन्होंने किया, तो अलग अलग ब्रांचेस हो गई। अब उस समय देखिए जब वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो उस समय जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन कम रही, है ना, नेचर से लोग काफ़ी करीब रहे। फिर धीरे धीरे जब ये कंसेप्ट आना शुरू हुआ राज्यों का, जिसमें कि राजधानी वगैरह बनने का, तो एक टाउनशिप की कल्पना आई। तो ये बात का डेवलपमेंट है जो टाउनशिप के हिसाब से उसको बनाया गया। लेकिन उस समय भी आप देखेंगे कि नेचर को प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का, प्रमोट करने का पूरा ध्यान रखा जाता था। वृक्षों को, नदियों को, पहाड़ों को, धरती को माता पिता देवता इस रूप में मान के उनकी पूजा की जाती थी। वनस्पतियों को, यहाँ तक कि कुछ पशु पक्षियों को भी जो है हम लोग बड़ा उनको एक रिलीजियस सिंबल उनको अलाट कर देते थे। उसकी वजह से वो बड़े आदरणीय हो जाते थे। उनको कोई मतलब मारना तो दूर, उनको हानि पहुंचाने की कोई नहीं सोच सकता था। तो ये प्रकृति के साथ हमारा सहकार था, सामंजस्य था। जो आज की सभ्यता जिसको आप कह रहे हैं कि अगर आज की सभ्यता को छोड़ के उस समय जाएंगे तो क्या होगा, तो आज हमने माने कन्वीनियंस और कंफर्ट और ये जो लग्जरीज़ है उसको तो हमने खूब जुटा लिया है, लेकिन ये प्रकृति से अपने समायोजन की कास्ट पर हमने जुटाया है। और ये कास्ट अब हमको इतना महंगी पड़ रही है कि शायद अगर इस विकास की गति को दूसरी दिशा नहीं दी गई या इसकी गति को थोड़ा कम नहीं किया गया तो ये विकास ही पूरी मानवता के विनाश का कारण बन जाएगा। वो स्थितियां दिख रही हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम पीछे का ज्ञान जो है उसको सजोएं और आज में जो कुछ अच्छा है, मेरा कहने का ये मतलब कि हम आज के डेवलपमेंट के विरोधी हैं। आज की तारीख में जो कुछ भी अच्छा है उसको हमें ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन पीछे हमारा जो अच्छा था उसको भी हमें लेना चाहिए। देखिए ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मैं समझता हूँ 1600 एडी के बाद का है। इसके पहले तक पूरी दुनिया तो जो है पाषाण युग में जी रही थी। अचानक से 1600 सदी में इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? क्या अचानक से ज्ञान आ गया? कहीं न कहीं बेस था, उसको उन लोगों ने उसकी माइनिंग किया, उसकी मेटलर्जी किया, उससे डेटा निकाला और उसको प्रोसेस किया, उसको इस्तेमाल किया। क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू अचानक से कोई कम्युनिटी बहुत बड़ा साइंटिस्ट या ज्ञानी नहीं हो सकती है। इट हैज़ ग्रेट हिस्ट्री। तो ये पूरी सिविलाइजेशनल जो हेरिटेज था उसको उन्होंने कहीं न कहीं से टैप किया और उसी को जो है आगे की यात्रा के लिए इस्तेमाल किया। तो जब वही चीज़ चल रही है तो हम क्यों ना अपनी जो इस मिट्टी की ओरिजिनल मेधा है उस मेधा को हम क्यों ना कल्टीवेट करें और उसमें से जो कुछ भी अच्छा है उसको ले लें। अगर कोई चीज़ बुरी लगे उसको छोड़ दीजिए। ये चीज़ है। चितरंजन सर, अगर देखा जाए तो ऐसी क्या आपको खासियत लगी बीजेपी में, और आप बनारस आए हुए हैं, मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है और मोदी जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ, बनारस के सांसद ही प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अगर मैं काशी को लेके पूछूं आपसे, बनारस की, अगर उनके आप सांसदीय क्षेत्र में घूमे हैं, 1-2 दिन रहे हैं, तो पहला मेरा सवाल है कि बनारस आपको, काशी नहीं बोलूँगा, बनारस बोलूँगा, हाँ, बनारस के वो सांसद क्षेत्र है, काशी के वो तो है ही हैं। तो आपको बनारस कैसा लगा, उनका सांसदीय क्षेत्र पहला ये कैसा लगा, उसके बाद सवाल करूँगा। अभी आशीष जी पहले बार आया हूँ इधर। मेरा मेंटर डॉक्टर अखिलेश जी बुलाया है ना, इसलिए आया हूँ। इनको नमस्कार प्रणाम करता हूँ मैं। ये बड़ा वो पुण्य क्षेत्र है ना, हम सबको पुण्य क्षेत्र है हिंदू को, इसलिए आया हूँ। बहुत पसंद है, वेरी नीट एंड क्लीन। एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा है, सुपर ज़्यादा बड़ा है तो नीट एंड क्लीन है। रास्ते सब नीट हो। मैं आया हूँ ना, कैब में आया हूँ, सब देख लिया, फुल लाइटिंग्स और बहुत पसंद है। वेरी क्या बताते हैं, रोज़ सेलिब्रेशन है इधर। बिल्कुल 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 रोज़ सेलिब्रेशन है। अब गंगा आरती देखने के लिए जा रहा हूँ।
आपका मदद चाहता हूँ मैं। बिल्कुल, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है और सब कुछ करवाने थैंक यू जी। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आचार्य विजय जी को और चितरंजन जी, जो कि बीजेपी पार्टी से, और ये गुरु जी को अगर कहा जाए तो आध्यात्मिक गुरु जी भी कर सकते हैं, और देखा जाए तो मार्गदर्शक भी कर सकते हैं, दृष्टा भी कर सकते हैं। लास्ट सवाल सर, पूरे दक्षिण भारत से भाजपा को कितनी सीटें आ रही हैं सर? एग्जैक्ट पूरे मतलब जो चारों स्टेट है, जैसे कि केरला है, तमिलनाडु है, हैदराबाद है, मतलब हैदराबाद इन द सेंस कि आपके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वहाँ से कितनी सीटें आने की उम्मीद है? इधर तो सर पूरी क्लीन स्वीप है, इधर पूरी क्लीन स्वीप। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी जो है वहाँ पे भी उसी तरह लागू हुआ है जैसे यहाँ पे लागू हुआ है वो क्षेत्र। तो कितनी सीटें? 90 सीट्स जरूर मिलेगा। टोटल वहाँ पे कितनी सीटें हैं सर? 40 नहीं पता मैं, मुझे नियर अबाउट 120 ऐसा रहेगा। और 90 सीट 90 बीच सीट मिलेगा हमको। अच्छा सर, ये एक सवाल और कर रहा हूँ कि उधर जो है शायद कर्नाटका में ही कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ पे मुस्लिम समुदाय को जो है आरक्षण दे दिया गया है। उस पे सर मैं आपका वक्तव्य, एक स्टेटमेंट जानना चाहता हूँ बीजेपी की तरफ से। क्या बता तो मुझे। क्या ये सही था कि एक समुदाय को उठा के आरक्षण दे दिया गया? नहीं, एक समुदाय को उठाने के लिए सही नहीं है। हाँ, मुसलमान को लिए सपोर्ट करने, एक ही बार सपोर्ट करता है मुसलमान को। हम हिंदू को कोई भी नहीं कर सकता है, बीजेपी का कर सकता है। सर, संदेश खाली पे एक सवाल, ठीक, बंगाल, पश्चिमी बंगाल, अगर देखा जाए तो क्योंकि आप जानते हैं पुनर्जागरण बंगाल से उत्पन्न हुआ, और रविन्द्रनाथ टैगोर से लेके हम राजा राम मोहन राय ले लें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ले लें, सुभाष चंद्र बोस को ले लें, और बहुत से ऐसे दिग्गज लोग हुए। लेकिन सर ऐसा क्या हुआ कि भारत डेवलप तो किया, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो आज भी हम उसको आदम सभ्यता कहते हैं। जिस हिसाब से संदेश खाली का वीडियो और वहाँ की जो प्रताड़नाएं, उत्पीड़न आई है, वो संदेश खाली डरा देती है कि भारत जहाँ पे तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के करीब है और विश्व गुरु बनने के पास खड़ा है। तो संदेश खाली पे सर लास्ट ये मेरा सवाल है, क्योंकि आप दृष्टा हैं, मार्गदर्शक हैं और आध्यात्मिक गुरु हैं, इसलिए ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। इसको आप कैसे देखते हैं और इसका कैसे निराकरण है, या ममता बनर्जी का समूल नाश होगा तभी ये ख़त्म होगा? आशीष जी, इस देश को अगर आगे बढ़ना है तो पहली शर्त उसकी ये है कि नारी शक्ति को मातृशक्ति के रूप में उसको स्थान मिले। जब तक नारी शक्ति को मातृशक्ति के रूप में नहीं पहचाना जाएगा, उसको एक कमोडिटी समझा जाएगा, तो ये देश का कुछ भला नहीं हो सकता है। ये पक्की बात है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये रहा कि कुछ आयातित विचारधाराएं, अब इसको बहुत स्पष्ट करने की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि नहीं है, आयातित विचारधाराओं के प्रभाव में हमारे समाज का भी एक बहुत बड़ा वर्ग आ गया। उनके यहाँ नारी को हमेशा भोग की वस्तु, एक कमोडिटी माना गया। उनको कभी इस तरह से माना ही नहीं गया कि वो हमारे इक्वल भागीदार, जैसे हमारी संस्कृति में था। हमारी संस्कृति में उसको अर्धांगिनी मानते, हम आधा हैं, है ना। हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर की कल्पना है, भगवान शिव शक्ति आधा आधा हैं। तो हर जगह हमारे यहाँ नारी को वो है। किसी भी धार्मिक कार्य में अगर हमारे साथ हमारी धर्म पत्नी नहीं होती है तो उसका फल हमको नहीं मिलता, हम उस कर्म को करने के अधिकारी नहीं होते हैं। तो हमारी दृष्टि, हमारी संस्कृति में हमेशा देवियों की कल्पना की गई, और देवियों के पास ही सारा का सारा पावर सेंट्रलाइज्ड है। हाँ, देवता लोग तो उनके बगल में खड़े रहते हैं सपोर्ट के लिए कि अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आई एम हियर। तो संदेश खाली में जो चीज़ हुआ वाकई मतलब बहुत दिल दहला देने वाला है। और मैं तो यही कामना करूँगा बाबा भोलेनाथ से कि आगे से इस देश में नारी मात्र के साथ ऐसा कहीं बर्ताव न हो सके, और अगर कहीं कोई इस तरह का दुस्साहस करता है तो उसके साथ वो होना चाहिए कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसकी कल्पना करके कांप उठें। ये चाहे शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, या
प्राकृतिक शक्तियों के स्तर पर ये होना चाहिए, क्योंकि हम इस स्थिति में नहीं है कि हम अपनी मातृशक्ति का अपमान कर सकें। वो चाहे कोई भी। वेस्ट बंगाल का दुर्भाग्य रहा कि बहुत दिन तक कम्युनिस्ट शासन में रहा, और कम्युनिस्ट से और कांग्रेस से लड़ते लड़ते ममता जी जो है वो उससे कहीं आगे निकल गई, तब कहीं जाके सत्ता में आई। उसका रिपर्कशन ये है कि उनके दौर में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, अब तो लाइन लगी हुई है कोर्ट में, शिक्षक भर्ती वाला क्या मामला है, पता नहीं क्या क्या है, और ये संदेश खाली तो पूछिए मत। यहाँ से सेंट्रल से फोर्स जाएगी तो उसको बैठा लिया जाएगा, ईडी को बैठा लेंगे, सीबीआई को बैठा लेंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। तो जब दिया बुझने की तरफ आता है ना तो बहुत ज़ोर से जलता है। तो मैं तो इसमें यही संकेत दे रहा हूँ, इतिहास अपने आप को नए सिरे से लिखने के लिए एकदम कमर कस चुका है। जो लोग इस प्रकृति के काल को नहीं समझेंगे वो उसके ग्रास बनेंगे, और जो समय रहते इस बात को समझ लेंगे आगे आने वाला दिन उन्हीं का होगा। यही लास्ट सवाल आपसे सर, जितेंद्र सर, मैं दर्शकों को दिखाऊंगा मेरा माटी मेरा देश, ये बीजेपी का स्लोगन है। ऐसा आप बीजेपी से क्या उम्मीद करते हैं कि अगर बीजेपी की अगर तीसरी बार सरकार बनती है, एनडीए की तीसरी बार सरकार अगर बनती है, तो आप प्रधानमंत्री जी से या फिर सरकार से, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि मतलब ये ऐसे काम होना चाहिए, साउथ हो जाए? जैसे मैंने बोला कि साउथ और नॉर्थ कुछ नहीं है, भारत एक है, न द्रविड़ है न आर्य है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अभी अंकल सैम ने भी परसों नरसों कल बोल दिया, बेवकूफ़ों पागलों वाली बात उन्होंने बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं दक्षिण भारत को लेते हुए? दक्षिण भारत में नहीं, दक्षिण भारत नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया नहीं है, सब एक ही है। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट काम बहुत स्पीड, ब्राइब नहीं है, पहले ब्राइब नहीं है, कोई प्लेस में ब्राइब नहीं है, सब सॉफ्ट का चल रहा है काम। स्टेट गवर्नमेंट बहुत गलती है, स्कैम, और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई ऐसा नहीं है, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है सब। मतलब आएंगे तो भाई ईमानदारी से काम होगा। कोई भी आज तक आतंकवादी घटना नहीं हुई 10 साल में, कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी व्यक्ति जो है वो स्कैंडल नहीं किया, कोई घपलाबाजी नहीं किया, कोई वो नहीं किया। यही उम्मीद रखते हैं क्या सवाल, एक्सपेक्टेशन यही रखते हैं गवर्नमेंट से? हाँ, गवर्नमेंट से स्कैंडल नहीं, बहुत पसंद है सबको। ये जनरल वोटर्स है ना, सबको पसंद है। सर लास्ट सवाल है, सर वैसे तो लास्ट सवाल हो चुका था, लेकिन पब्लिक की डिमांड और हमारे पास कई ऐसे मेल आते हैं जिसका उत्तर हम लोग खोजते रहते हैं कि किन से पूछा जाए, जो कि हमने इंट्रोडक्शन भी कराया कि आप दृष्टा के रूप में हैं, विजनरी हैं और एक धर्मगुरु भी हैं। सर क्या बात है कि 712 में इस्लाम जो है वो जम्बू द्वीप में प्रवेश करता है, जम्बू द्वीप में प्रवेश करता है और 2024 तक यहीं पर। लेकिन सर ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या धर्म में है कि आज तक वो लोग अपने आप को भारतीय सिद्ध नहीं, जबकि 2 पार्ट बढ़ गए, हमारे भारत माता के 2 पार्ट बढ़ गए, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। उनका तो कुछ था नहीं अगर वो बाहर से आए थे, वो तो हमारा है, आज भी हमारा है वो। तो सर ऐसी क्या है कि उन लोग के रिलीजन में कहें या उनकी, जो कि डीएनए देखा जाए तो एक है, मोहन भागवत जी ने भी बोला है डीएनए देखा जाए तो सभी भारतीय हैं, सभी हिंदू हैं। सर यही जानना चाहता हूँ ऐसा क्या प्रॉब्लम है उनके साथ, मैं प्रॉब्लम शब्द यूज़ करूँगा, कि वो आज तक भारतीय नहीं होता। देखिए, जैसा मैं पहले भी साफ कर चुका हूँ आशीष जी कि हम लोग नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, तो पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। तो जहाँ तक पूछ रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो ये बेसिक उनकी आइडियालॉजी के साथ ही प्रॉब्लम है। ये आइडियालॉजी है जो बड़ी किताब में आती है कि जो भी नॉन बिलीवर्स हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं, ये पूरी कायनात तुम्हारे लिए बनाई गई है, इसका हक तुम्हें है, पूरा इस्तेमाल करने का हक तुम्हें है। तुम्हारे अलावा जो लोग भी हैं नॉन बिलीवर्स हैं, जो तुम्हारी फेथ के अलग से किसी और फेथ में रखते हैं, दे आर लाइबल टू बी किल्ड। वो क्या कहते हैं, वाजिबुल कत्ल हैं। अच्छा, वो वाजिबुल कत्ल हैं, काफिर हैं, हाँ, वाजिबुल कत्ल हैं। तो इस आइडियोलॉजी में प्रॉब्लम है। मुसलमान के साथ उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान आए, कितने आए थे भाई, आप बताइए, 1000, 2000, 10,000 यही ना आए थे, है ना। बाकी तो लोग यही के, चाहे वो फोर्स हुए, चाहे मर्जी से हुए, जैसे भी हुए हैं।
तो अभी अभी आपने ओवैसी साहब का प्रश्न किया था ना, ओवैसी साहब 3 पीढ़ी पहले खुद हिंदू थे, हैं। अब ये अलग बात है कि वो रजाकारों वाली हिस्ट्री को वो इनहेरिट करते हैं, और रजाकारों ने जो है वहाँ के हिंदुओं के साथ क्या किया, किस तरह से उनके साथ जो है वो रक्तपात किया और क्या कुछ किया, है ना। तो वो सब बड़ी कम्प्लेक्स हिस्ट्री हो जाती है। तो हमारे समझ में जो है ये था कि एक दौर आया था जबकि धीरे धीरे होमोजेनाइज होने लगा था समाज जो है, लेकिन ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते इधर हाल के दिनों में, माने जब से स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ है, मैं कहूँ, है ना, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत से ये लोगों ने, जो दूरदर्शी लोग थे, जिनको सत्ता लोलुपता जिनके अंदर थी, उन्होंने इस कम्युनिटी को एक वोट बैंक के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया। तो उन्होंने ये सोचा कि ये एक बड़ा जो है वो कम्युनिटी हमको मिल जाएगा, 18%, 20%, 16% का एक मुश्त, अगर इसको हम यूनाइट कर दें और अगर हिंदू कम्युनिटी में डिवाइड करके उसमें से 1-2 फ्रैक्शन पकड़ लें तो हमारी सत्ता सुनिश्चित हो जाएगी। इसके चलते उन्होंने हिंदू सोसाइटी में फिशर्स क्रिएट करना शुरू किया, और मुसलमान की सोसाइटी में जिसमें खुद 72 फिरके हैं और एक दूसरे को देख नहीं सकते, काटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हिंदू कम्युनिटी में चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम आपको काटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। हमारे आप में वैमनस्य भी हो, जिसको लोग कहते हैं कास्ट सिस्टम इज़ एवरीवेयर, और इसको स्ट्रेंथन किया अंग्रेज़ों ने और इन आक्रांताओं ने हमारी सोसाइटी में। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम होने के बावजूद भी वैमनस्य नहीं था, सामरस्य था। आप कास्ट सिस्टम के मूल में जाएंगे तो हमारे यहाँ देखेंगे गोत्र चलता है। जो गोत्र प्रवर्तक हमारे होंगे वही गोत्र प्रवर्तक ऋषि आपके भी होंगे, चाहे आप भले श्रीवास्तव हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, आप क्षत्रिय हैं, आप गोत्र प्रवर्तक के रूप में अगर आप जाएंगे तो वही ऋषि आपके भी गोत्र प्रवर्तक हैं, हमारे भी गोत्र प्रवर्तक हैं। तो हमारे यहाँ कास्ट का जो गुण कर्म विभाग सा हुआ कि कुछ गुणों के आधार पे, कुछ जो कर्म आपने अपनाया उसके आधार पे बन गया, लेकिन उसमें कोई बेसिक वो नहीं है, क्योंकि गोत्र प्रवर्तक ऋषि एक ही है। हमारी आपकी शुरुआत सब वहीं से हुई। जब आप चलेंगे, आदि पुरुष हमारे ब्रह्मा जी होते हैं, ब्रह्मा जी से फिर मनु हुए और कहाँ कहाँ से आता है, फिर उसके बाद जो है वो गोत्र प्रवर्तक ऋषि होते हैं, फिर हम आप आते हैं। हम डार्विन वाले नहीं हैं, बंदरों की संतान नहीं है। बिल्कुल सर, हम लोग मानव की संतान है, बंदरों की संतान नहीं है, हम देवताओं की संतान है, अमर पुत्र हैं, है ना। तो ये चीज़ है कि ये जानबूझ के उनके 72 फिरकों को ये दिखाएगा कि नहीं नहीं, उनके में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, जबकि बहुत ज़बरदस्त। आज पाकिस्तान में चले जाइए, अहमदियों को मार डाले हैं, सियाओं के ऊपर रोज़ आक्रमण होता रहता है। अहमदियत तो जो है दे हैव बीन डेसिमेटेड, लगभग ख़त्म कर दिए गए हैं, है ना। तो ये स्थिति है वहाँ की। तो कैसे कह सकते कि उनके यहाँ फिरकेबाजी नहीं है, जाति नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, सब कुछ है उनके यहाँ, सब कुछ है। लेकिन ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस तरह का क्रिएट किया गया कि हिंदुओं में फिशर्स है, बहुत ज़्यादा कास्ट कंसिडरेशन है, जबकि मुसलमानों में यूनिटी है, सब एक ही उसके बंदे हैं, इसलिए सब एक। अरे सिया जो है वो सुन्नी की मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकता है, उसकी कब्र में आप उसको दफना नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं भाई वो एक है, हमारे में जो है कास्ट है। तो ये सब चीज़ें, ये नरेटिव सेट किए गए, पॉलिटिकल मोटिव्स इसके पीछे है, ताकि हिंदुओं में फिशर्स क्रिएट किए जाए और नॉन हिंदू जो ये कम्युनिटी है उसको यूनाइट करके एक बड़ा जो है वोट बैंक अपने हाथ में कर लिया जाए। और ये बिरादरी इस बात को समझने पे बहुत भोली बिरादरी है, मैं आपको बताऊँ। अरे भाई, किसी के चढ़ाने पर बम बांध के आप फट जाने को तैयार हों, आपसे भोला कौन होगा? कोई हो सकता है कि आपको मैंने चढ़ा दिया, बम बांध के फटने को तैयार, बीवी बच्चे छोड़ के, हैं? ये बड़ी भोली कम्युनिटी है, लेकिन इसके भोलेपन का दुरुपयोग, नाजायज फायदा ये लोग उठा रहे हैं, वो ऐसी लोग, वो वैसी जैसे लोग, है ना। और जिस दिन ये इस बात को समझ जाएंगे कि हमको जो है खड़ा करके लड़ाते हैं, अपने बच्चों को जो है विदेशों में पढ़ाते हैं और 5 स्टार 7 स्टार होटल का आनंद लेते हैं, जेट प्लस सिक्योरिटी एंजॉय करते हैं, उस दिन ये माब उनके सामने से हट जाएगी। फिर देखिएगा उनकी हकीकत सामने आ जाएगी, और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। आप देख रहे थे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आचार्य विजय जी को और जो है चितरंजन सर को, जो कि समय सवालें तो बहुत है, लेकिन समय का अभाव है, और पीछे से जो है हमारी तरफ इशारा भी किया जा रहा है कि समय को देखा जाए, क्योंकि इन लोगों को भी विज़िट भी करना है। अगली बार इनसे विदा लेने से पहले ये हम लोग जो इनसे वादा लेते हैं कि अगली बार जब भी आएंगे आप
या हम जब भी तमिलनाडु जाएंगे तो आप हमको अपना समय ज़रूर देंगे। और सर से भी मेरा आग्रह है कि जब भी आप बनारस रहें या जब भी आपकी विजिट हो तो आप हमारे चैनल को अपनी कुछ सवालों का जवाब भी बचा हुआ है हम लोग दिया जाएगा, सवाल का भी छूट गया। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।